चालू करते हैं। Am I audible? Yes, yes. ओके ओके। सी, अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का क्वेश्चन है जो कि कंप्लेनेंट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को अगर आपको रिवाइज करना है और आपके पास टाइम हो ना, तो फटाफट जो वीडियो है ना यूट्यूब पे, वो फास्ट फॉरवर्ड पे देख लेना, क्योंकि हो सकता है उसमें से कुछ शॉर्ट नोट्स आए। और अगर टाइम मिलेगा तो हम जब रात को 9 बजे क्लास करेंगे तब एक बार फिर से देख लेंगे। अभी एज ऑफ नाउ ये देख लेते हैं कि कंप्लेनेंट मतलब कौन। जो कंप्लेन करता है वो कंप्लेनेंट होता है। सारे डेफिनेशन सेक्शन 2 में होते हैं, वैसे ही ये भी 2(1)(b) में है। 2 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन b में है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर द कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ओनली अ कंप्लेनेंट is defined under the act has the legal right to file a complaint। तो कंप्लेनेंट का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्लेनेंट जो डिफाइन है एक्ट में, वो इंसान है जिसके पास लीगली राइट है, जो कि कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज के पास जा सकता है। मतलब अपने ग्रीवेंसेस को, अपने जो अग्रीव्ड पार्टी होती है, अग्रीव्ड पार्टी मतलब जो नाराज पार्टी होती है, जो इनोसेंट पार्टी होती है, जो विक्टिम पार्टी होती है, उसके साथ अगर कुछ अन्याय हुआ है मतलब वो अग्रीव्ड है, वो नाराज है, वो गुस्से में है, तो वो अग्रीव्ड है। तो अग्रीव्ड जो पार्टी होगी वो अपने डिस्प्यूट्स के लिए जिस एजेंसीज के पास रिड्रेसल के लिए जाएगी, मतलब सेटलमेंट के लिए, सॉल्यूशन के लिए जाएगी, अपना प्रॉब्लम लेके, अपना ग्रीवेंसेस मतलब अपनी कंप्लेंट्स लेके, तो वो होगा कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल एजेंसीज। और ये एजेंसीज के 3 पार्ट्स हैं। एक तो डिस्ट्रिक्ट फोरम पे है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, उसके बाद स्टेट कमीशन में, उसके बाद नेशनल कमीशन। तो ये 3 कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज है। अब अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है कि नेम कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज इन इंडिया, तो हमें लिखना है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। नाउ स्टैट्यूटरी डेफिनेशन क्या है एज पर लॉ? डेफिनेशन क्या है कंप्लेनेंट का? कंप्लेनेंट मतलब पहले तो वो कंज्यूमर होगा, जो कोई चीज़ों को खरीद के कंज्यूम करता है, या फिर एनी वॉलेंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। हो सकता है वो एक वॉलेंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन हो, मतलब कोई ऐसी कंपनी हो जिन्होंने कोई प्रोडक्ट खरीदा है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिन्होंने लैपटॉप्स खरीदे हैं, या कंपनी ने अपने यूज़ के लिए टी मेकर खरीदे हैं, या फ्रिज खरीदा है, कोई भी ऐसी चीज़ जो अंडर कंपनीज एक्ट रजिस्टर्ड है, जो एसोसिएशन, उन लोगों ने कुछ खरीदा है, तो वो कंज्यूमर बन जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंज्यूमर हो सकती है, क्योंकि वो लोग भी कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, कभी टेंडर इशू करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट को रोड बनाने हैं तो वो भी, फॉर एग्जांपल एलएनटी से सीमेंट खरीदती है, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी जो है वो कंज्यूमर कहलाएगी। वन और मोर कंज्यूमर्स when there are numerous consumers having the same interest। तो हो सकता है कि एक से ज़्यादा कंज्यूमर्स हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई बिल्डिंग बेचते हैं, बिल्डिंग बनती है, तो उसके बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं, तो बहुत सारे कंज्यूमर्स का सेम इंटरेस्ट है, मतलब सब लोगों का सेम ये है, सब लोग सेम है कि सब लोग फ्लैट खरीदने वाले हैं। तो अब इन सब लोगों को अगर प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट है, वो अग्रीव्ड है कि फ्लैट आपने बोला था कि फरवरी 2026 तक बना के दे देंगे और आपने बना के नहीं दिया, तो यहाँ पे ये कंज्यूमर एक फोरम बना लेंगे, एक टीम बना लेंगे, और बहुत सारे कंज्यूमर जिनका सेम इंटरेस्ट है वो कंप्लेंट को रिप्रेजेंट करेंगे डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास, स्टेट कमीशन के पास, डिपेंडिंग अपॉन दी वॉल्यूम ऑफ द कंप्लेंट, दी अमाउंट ऑफ द कंप्लेंट। तो कंप्लेंट का क्या अमाउंट है, कि कितना उसमें अमाउंट इन्वॉल्व है, उस हिसाब से वो लोग उस रिड्रेसल एजेंसीज के पास जाएंगे और वहाँ पे वो कंप्लेंट करेंगे। तो कंज्यूमर वो भी हो सकते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा कंज्यूमर सब मिलके, जिन लोगों का सबका सेम ही कंप्लेन है, सेम इंटरेस्ट है। अब बिल्डिंग में सारे लोग जिन्होंने फ्लैट बुक किया होगा और उनको फरवरी 2026 तक फ्लैट नहीं मिला जो उसने कमिट किया था, तो ये लोग सब मिलके जो कंप्लेन करेंगे, तो ये लोग सब मिलके भी कंज्यूमर ही कहलाएंगे। इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ अ कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर की डेथ हो जाती है, तो उसका जो लीगल हेयर होगा या उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो भी कंज्यूमर कहलाया जाएगा। अगर कोई हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर की लापरवाही की वजह से किसी की डेथ हो जाती है, तो अब जिसकी डेथ हो गई है वो खुद तो कंप्लेन कर नहीं सकता, वो कंज्यूमर रिड्रेसल में जा नहीं सकता, तो उसका कोई बेटा होगा जो लीगल हेयर होगा, या उसका कोई मैनेजर होगा जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो जाके कोर्ट में
केस करेगा कोर्ट में, मतलब स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन में, अगर उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर जाना है तो वहाँ पर वो जाएगा और जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज है, यहाँ पे कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज हैं स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या नेशनल, वहाँ पर जाएगा और वो कंप्लेन करेगा। तो कंप्लेनेंट कौन होगा? जो कंज्यूमर होगा, या फिर वो जो वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन बनाई होगी अंडर कंपनीज एक्ट, गवर्नमेंट भी हो सकती है, एक से ज़्यादा कंज्यूमर जिनका सेम इंटरेस्ट है वो भी कंप्लेनेंट हो सकता है, और इन द केस ऑफ डेथ ऑफ अ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर की खुद की डेथ हो जाएगी तो इन दैट केस उसके लीगल ईयर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो कंप्लेनेंट के डेफिनेशन में आएंगे। तो बेसिकली 5 चीज़ें हैं जो कंप्लेनेंट के डेफिनेशन में आती है। नाउ हु इज़ अ कंज्यूमर? कंज्यूमर कौन है? ये तो कंप्लेनेंट हुआ, ये कंप्लेनेंट कौन हो सकता है? तो अब कंज्यूमर कौन होगा? सिंस अ कंप्लेनेंट प्राइमरीली इंक्लूड्स अ कंज्यूमर, कंप्लेनेंट के डेफिनेशन में ही पहले कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर वो है, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर का जो डेफिनेशन है 2(1)(d) में है, और कंप्लेनेंट का जो है वो 2(1)(b) में है। याद रखना अगर आए तो, वैसे इजी है याद रखने के लिए, इसीलिए बोल रही हूँ। डिफिकल्ट होता तो शायद हम लोग खाली सेक्शन अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन लिख के आ जाते। तो 2 सबसेक्शन 1b कंप्लेनेंट है, 2(1)(d) कंज्यूमर है। तो यहाँ पे कंज्यूमर कौन होगा? ही इज़ अ पर्सन हु बाइज गुड्स फॉर कंसिडरेशन। जो कोई पैसे दे के कोई गुड्स खरीद रहा है, कुछ कंसिडरेशन दे रहा है और गुड्स खरीद रहा है, फ्री में नहीं बांट रहा है। अगर फ्री में प्रसाद बांट रहा है तो वो कंज्यूमर नहीं है। जो गुड्स खरीद रहा है, बाय कर रहा है अगेंस्ट सम कंसिडरेशन, वो कंज्यूमर है। अगर कोई सर्विसेज ले रहा है या कोई सर्विसेज हायर कर रहा है फॉर कंसिडरेशन, उसके बदले वो कंसिडरेशन दे रहा है, तो वो कंज्यूमर है। However, a person who obtain a goods for resale or commercial purpose is not considered as consumer. अब अगर किसी ने गुड्स लिए हैं रीसेल करने के लिए, अब कोई दुकानदार अगर होलसेल में प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है बेचने के लिए, तो वो कंज्यूमर नहीं है। अगर वो खुद के कंज्यूम करने के लिए ले रहा है तो ही वो कंज्यूमर है। अगर कोई गाड़ी खरीद रहा है खुद के यूज़ के लिए, खुद के चलाने के लिए, तो वो कंज्यूमर है। लेकिन अगर वो गाड़ी खरीद रहा है ओला उबर चलाने के लिए, तो वो कंज्यूमर नहीं है। Therefore, a consumer suffering from defect in goods or deficiency in services, तो गुड्स में अगर कोई कमी हुई तो डिफेक्ट होगा, सर्विसेज में कोई कमी हुई तो वो डेफिशिएंसी होगी। लेकिन अगर कोई कंज्यूमर इन चीज़ों से सफ़र कर रहा है तो वो कंप्लेंट 15 मिनिटांनी बनवते, 15 मिनिटांनी। स्नेहा मैडम आपका म्यूट करिए ना प्लीज़। तो सॉरी मैम, सॉरी सॉरी। नो प्रॉब्लम। कंज्यूमर सफरिंग, अगर कोई कंज्यूमर सफ़र कर रहा है डिफेक्ट इन गुड्स और डेफिशिएंसी इन सर्विसेज के हिसाब से, तो वो कंप्लेन कर सकता है एज अ कंप्लेनेंट। मतलब वो कंप्लेनेंट कब बनेगा? जब वो सफ़र करेगा, जब वो उसके पास प्रॉब्लम आएगी। कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है? जो गुड्स उसने खरीदे हैं उसमें डिफेक्ट है, जो सर्विसेज उसने हायर की है उसमें डेफिशिएंसी है। तो अब वॉलेंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन क्या होती है? यहाँ पे हमने देखा वॉलेंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। तो ये क्या है? वॉलेंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन है, द एक्ट अलाउज अ वॉलेंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन टू फाइल अ कंप्लेंट इवन इफ द अफेक्टेड कंज्यूमर इज नॉट इट्स मेंबर। तो यहाँ पे क्या होगा, भले ही जो एक्चुअल कंज्यूमर है वो उनका मेंबर नहीं है, बट ये लोग एक एसोसिएशन बना के रखते हैं, वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन बना के रखते हैं। जो ऐसे कोई कंज्यूमर्स हैं जिनके साथ वायलेशन हुआ है, जिनके साथ डिस्प्यूट है, जिनके साथ कुछ विक्टिम है जो लोग, उनके बिहाफ पे कंप्लेन करने के लिए वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशंस बनाई जाती है। और ये वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशंस जो होती है वो रजिस्टर्ड होती है अंडर कंपनीज एक्ट 1956। तो the act allows a voluntary consumer association to file a complaint even if the affected consumer is not its member। भले ही वो affected consumer उनका member नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसी का ऐसा प्रॉब्लम हुआ है कि बैंक पे किसी ने बैंक से लोन लिया हो, गोल्ड दे के लोन लिया हो। अब ये हुआ कि वो लोन रीपे करना चाह रहा है, बट बैंक के पास जो है वो गोल्ड नहीं है, या गोल्ड गुम हो गया, या गोल्ड कम है, चोरी हो गया है, कोई भी ऐसा केस है।
तो यहाँ पे ये बंदा अकेले लड़ने के बजाय ऐसे वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशंस होती है उनको अप्रोच करेगा कि आप मेरे बिहाफ से बैंक पे लड़ो, क्योंकि आपके पास पावर है, आप जो हो वो एक अथॉरिटी हो लड़ने के लिए। मैं अगर अकेला बैंक के पास जाऊंगा तो मैं उसमें सक्सीड नहीं होऊंगा, क्योंकि वो एक अकेला बंदा होगा। और ये जो होगी ये एसोसिएशन है जिसका काम ही यही है कि कंज्यूमर के बिहाफ पे अगर कोई कंप्लेंट्स है उसको हैंडल करना, कंप्लेनेंट बनना, और जो रिड्रेसल एजेंसीज हैं उसको अप्रोच करना, क्योंकि ये एक्सपर्ट होते हैं, इन्हें पता है कौन सा फॉर्म भरना है, कहाँ जाना है, कहाँ बॉन्ड देना है, किसको एड्रेस करना है, और कैसे आपका प्रॉब्लम जो है वो जल्दी सॉल्व होगा। तो ये वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशंस वो एसोसिएशंस होती है जो दूसरे लोगों के बिहाफ पे कंप्लेंट फाइल करती है, तो वो भी एक कंप्लेनेंट है। सच एसोसिएशन मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट। तो ये एसोसिएशंस को रजिस्टर्ड होना पड़ता है, कोई भी उठ के 4 लोग मिलके नहीं बोलेंगे कि हम लोग वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन है, उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है अंडर कंपनीज एक्ट या फिर कोई और एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, फॉर एनी अदर लॉ एंड फोर्स। जो लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स है, तब जो भी लॉ प्रिवेलिंग है उसके हिसाब से कोई भी आप कंपनी एक्ट में या कहीं भी रजिस्टर्ड करवाओगे तो ही आपका वॉलंटरी कंज्यूमर का एसोसिएशन बनेगा। इसमें ऑथेंटिसिटी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर्ड होती है, मतलब आपको पता है कि ये लोग कोई रजिस्टर्ड होंगे तो आप भी ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ मेरा पैसा यहाँ से आ जाएगा वापस, या फिर मुझे जो है वो जस्टिस मिलेगा। तो कंप्लेनेंट बनने के लिए आप अकेले खुद भी जा सकते हो या फिर ऐसी वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशंस को भी अप्रोच कर सकते हो। अब गवर्नमेंट कब कंप्लेनेंट होती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी कंप्लेनेंट हो सकती है। द प्रोविजन इज सिग्निफिकेंट इन केसेस वेयर पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व। अगर जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो गवर्नमेंट भी कंप्लेन कर सकती है। हम एग्जांपल देखेंगे कि नेस्ले का जो मैगी है उसका, तो मैगी पे जो केस हुआ था, अगर उसमें गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट उनको क्वेश्चन पूछ सकती थी और पूछा भी था। तो गवर्नमेंट जहाँ पे कंप्लेनेंट बन के बिहेव करती है बिकॉज ऑफ जो लोग हैं उनके वेलबींग के लिए, उनके अच्छे के लिए, और अगर लार्ज स्केल पे अगर किसी का प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि लोगों को हार्म हो सकता है, तो यहाँ पे लोगों के बिहाफ पे गवर्नमेंट कंप्लेनेंट बन सकती है। तो लार्ज स्केल डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स होंगी, अगर हजार्डियस गुड्स में आप डील कर रहे हो, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में फेलियर है, तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट भी कंप्लेन कर सकती है किसी भी प्राइवेट एजेंसी के अगेंस्ट। तो गवर्नमेंट कैन अप्रोच कंज्यूमर फोरम्स। गवर्नमेंट चाहे तो खुद भी कर सकती है या फिर ये कंज्यूमर फोरम्स जो होते हैं, जो एसोसिएशंस होती है, उनको बोल सकते हैं कि आप कंज्यूमर के राइट्स प्रोटेक्ट करिए और ब्रॉडर लेवल पे लेके जाइए। मतलब वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट है उसी के पास ही जाएगी गवर्नमेंट भी एज अ कंप्लेनेंट, कि इस पार्टी का जो केस है या इस जो भी कंपनी का केस है, इस कंपनी का जो भी हजार्डस प्रोडक्ट है, इस कंपनी में जो भी मिस्टेक्स हैं वो आप हैंडल करो, उस पर स्क्रूटनी बिठाओ। तो गवर्नमेंट एज अ कंप्लेनेंट। नाउ रिप्रेजेंटेटिव कंप्लेंट, जहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव सब लोग मिलके वन एज अ रिप्रेजेंटेटिव कंप्लेन करते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा कि अगर कोई बिल्डिंग के फ्लैट्स हैं और उन्होंने पोजीशन नहीं दिया है, रेडी नहीं हुए हैं फ्लैट्स, तो ऐसे केस में सारे लोग मिलके जिन्होंने पैसे भरे हैं वो एक अपनी कमेटी बनाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव एक साथ मिलके वो लोग उस बिल्डर के खिलाफ जो है वो कंप्लेन करेंगे। तो जहाँ पे सब लोगों का सेम इंटरेस्ट हो, एक ही बात पे वो लोग उसके अगेंस्ट कंप्लेन करना चाहते हैं। When numerous consumers have same interest, one or more consumers may file a complaint on behalf of all. तो सिर्फ एक या दो ही लोग उनके बिहाफ पे कंप्लेंट फाइल करेंगे और उन सबकी साइन ले लेंगे, तो हर एक जन अपनी अपनी अलग अलग कंप्लेंट डालेगा। इससे अच्छा ये लोग रिप्रेजेंटेटिव कंप्लेंट डालेंगे। जैसे कि कोई सोसाइटी में भी होता है, कोई एरिया में अगर रोड बनाना है तो जब हम कंप्लेंट लिखते हैं म्यूनसिपैलिटी को या गवर्नमेंट को कि इस एरिया में रोड बनाओ, तो कोई एक या दो जन कंप्लेंट लिखता है और बाकी सब लोग उसमें साइन करते हैं। तो इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव कंप्लेंट डन बाय अ रिप्रेजेंटेटिव कंप्लेनेंट। तो वो कंप्लेनेंट जो होगा वो एक या दो बंदे होंगे जो बाकी सबके बिहाफ पे कंप्लेन करेंगे। दिस इज सिमिलर टू रिप्रेजेंटेटिव सूट अंडर सीपीसी। तो अगर सिविल प्रोसीजर कोड में भी ऐसा होता है, जो किसी के बिहाफ पे बहुत सारे जो लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों के बिहाफ पे 2 या 3 लोग आगे आते हैं जो लीड करते हैं, तो उनको ही जाना पड़ेगा। जब कोर्ट में हियरिंग होगी, बातचीत होगी, तो वो ही जाएंगे, सबको जाने की ज़रूरत नहीं है।
तो सब लोगों का टाइम और मनी सेव करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव कंप्लेंट्स भी अलाउड होती है। इसमें भी वही एग्जांपल दिया है, इफ हंड्रेड्स ऑफ फ्लैट परचेसेस आर अफेक्टेड इन डिले इन पोजेशन बाय अ बिल्डर, वन और मोर कंज्यूमर में फाइल अ कंप्लेंट रिप्रेजेंटिंग ऑल अफेक्टेड पर्सन्स। तो सारे पर्सन जिनको अफेक्ट हुआ है उनके बिहाफ पे एक या दो कंज्यूमर्स जाके कंप्लेन करेंगे। अब लीगल हियर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव कब आता है क्वेश्चन में, जब कोई पर्सन की डेथ हो जाती है तो वो खुद कंप्लेन नहीं कर पाएगा, तो उसके बिहाफ पे उसका कोई लीगल हियर, जो उसका उत्तराधिकारी है, जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो जो है उसके बिहाफ पे कंप्लेन फाइल कर सकता है। दिस ensures that the cause of action survives and justice is not defeated। तो ये क्यों है ऐसा कि ताकि अगर कोई कॉज ऑफ एक्शन है, किसी ने गलती की है, किसी डॉक्टर से गलती हुई है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो किसी भी तरीके से अगर जिसके ऊपर जो अफेक्टेड है, जो विक्टिम है, जो एक्सपायर हो गया है, तो उसके लिए उसका लीगल ईयर केस करेगा, लीगल ईयर कंप्लेन करेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। ये इसलिए कि जस्टिस जो है वो अभी भी जिंदा है, जस्टिस डिफेक्टिव नहीं है। एक इंसान के मरने से उसका जो कंप्लेन है या सामने वाले का गुनाह जो है वो माफ़ नहीं हो जाता है। तो इसमें भी वही एग्जांपल है, इफ अ पेशेंट डाइज ड्यू टू मेडिकल नेग्लिजेंस, हिज फैमिली मेम्बर्स में फाइल अ कंप्लेंट फॉर डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। अब इम्पॉर्टेंस क्या है कंसेप्ट का, तो मेन इम्पॉर्टेंस ये है कि सिंपल, स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट। कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स का, कंज्यूमर के कंप्लेंट्स का रिड्रेसल हो, मतलब क्या बोलते हैं, सेटलमेंट हो, सॉल्यूशन आए और उनको न्याय मिले। तो रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स जो है, रिड्रेसल सिंपल तरीके से हो, जल्दी हो, स्पीडी हो और इनएक्सपेंसिव हो। ये ही इसका कंसेप्ट है, इस एक्ट का कंसेप्ट है। टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट्स सच एज सेफ्टी, इंफॉर्मेशन, चॉइस एंड रिड्रेसल। तो ये प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ऑब्जेक्टिव है। बाय वाइडनिंग द स्कोप ऑफ कंप्लेनेंट, द एक्ट रिमूव्स टेक्निकल बैरियर्स एंड प्रोमिसेस एक्सेस एंड प्रमोट्स एक्सेस टू जस्टिस। तो ये कंप्लेनेंट के स्कोप को वाइड करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंप्लेन कर सकें जिनके साथ अगर गलत हुआ है तो। और एक्ट टेक्निकल बैरियर्स को रिमूव करती है, मतलब टेक्निकली जो सही है वो देखती है कि हाँ सही है कि एक साथ बहुत सारे लोग जाके एक ही चीज़ के लिए कंप्लेन करेंगे, तो इससे अच्छा 2 लोगों को अलाउ करो, 2 या 3 लोग जाके 100 लोगों के बिहाफ पे रिप्रेजेंटेटिव कंप्लेनेंट बन सकते हैं। तो जो एक्ट है वो ये चाहती है कि जो टेक्निकली सही में भी जो बाधाएं हैं, सही में भी जो बैरियर्स हैं वो हटे और जस्टिस पे एक्सेस, लोगों को जस्टिस मिले। अब जुडिशल इंटरप्रिटेशन क्या है? The courts have interpreted the term complainant liberally to advance the purpose of act। तो कोर्ट भी इसको इंटरप्रेटेड ऐसे करती है, वाइडली इंटरप्रेटेड करती है, मतलब कंप्लेनेंट जो है वो रेस्ट्रिक्ट नहीं रखा है कि सिर्फ वो ही कंप्लेनेंट होगा जिसने एक्चुअली में गुड्स परचेज किए या जिसने एक्चुअली में पेमेंट की है। वो बोलेगा नहीं मेरे बिहाफ में मेरे फादर ने पेमेंट की थी तो भी वो कंप्लेनेंट है। तो कोर्ट इस चीज़ को इंटरप्रेटेड प्रॉपरली करती है, वो समझती है। Consumer legislation is considered beneficial and social welfare legislation। तो consumer legislation को beneficial और social welfare legislation भी consider किया जाता है क्योंकि ultimately वो welfare करने के लिए है। Therefore provisions are interpreted in a favor of consumers। तो हमेशा ऐसे provisions बने हुए हैं इसमें कि वो consumers के favor में होते हैं। Consumer forums have consistently held that the technicalities should not defeat genuine consumer grievances। तो कंज्यूमर फोरम्स कंसिस्टेंटली ऐसी चीज़ें ऐड करते रहते हैं, प्रोविजंस ऐड करते हैं, टेक्निकलिटीज़ को समझते हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम को समझते हैं, ताकि जो जेन्यून कंज्यूमर के ग्रीवेंसेस है, जो जेन्यून कंज्यूमर के प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व किया जा सके। नाउ कंक्लूजन यही है कि 21B जो है वो कंप्लेनेंट को डिफाइन करता है और कंज्यूमर को डिफाइन करता है 21D। अब इसमें कंज्यूमर है, वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशंस है, कंप्लेनेंट कौन कौन हो सकते हैं वही वापस दिया है क्योंकि ये कंक्लूजन है। तो कंज्यूमर, वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन, गवर्नमेंट भी कंप्लेनेंट हो सकती है, रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर्स जो सबके बिहाफ पे एक जन करेगा, जो हमने फ्लैट का एग्जांपल देखा, और लीगल ईयर्स या लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कंप्लेनेंट हो सकते हैं। तो दिस कंसेप्ट प्लेज अ वाइटल रोल इन फुलफिलिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्ट
तो इससे एक्सेसिबिलिटी मिलती है, स्पीडी जस्टिस मिलता है और इनएक्सपेंसिव जस्टिस मिलता है, ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्ट ऑफ गॉड. तो एक्ट ऑफ गॉड के लिए दो मैक्सिम यूज होते हैं. अगर दोनों मैक्सिम में से कुछ एक भी आया, अगर मतलब उल्टा क्वेश्चन पूछा, ऐसा पूछा कि विज मेजर क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो एक्ट ऑफ गॉड है. या फिर ये पूछा एक्टस डे नेमिनी फेसिट इंजूरियम, तो इसका मतलब भी यही है कि अगर एक्ट ऑफ गॉड है तो उससे किसी को इंजरी नहीं होती, क्योंकि उसके लिए कोई अगेंस्ट केस कर ही नहीं सकता. एक्ट ऑफ गॉड के अगेंस्ट आपको कोई कंपेंसेशन कोई और क्यों देगा, क्योंकि वो एक्ट ऑफ गॉड है, उसका तो एक्ट है नहीं. तो एक्ट ऑफ गॉड के रिलेटेड दो मैगजिम है जो इम्पोर्टेंट है, हमने ऑलरेडी कल किया है. फिलहाल ये बताना ज़रूरी है कि एक्टस डी नेमिनी फेसेट इंजूरियम और विस मेजर अगर आता है तो आपको समझना है कि एक्ट ऑफ गॉड की बात है, जो कि डिफेंस अवेलेबल है इन टॉट. मतलब अगर किसी ने ये टॉट किया है तो उसको ये डिफेंस मिल जाता है. वो ये बोल सकता है कि ये तो एक्ट ऑफ गॉड था, ये मैंने नहीं किया है. अब एक्ट ऑफ गॉड का मीनिंग क्या है. कोई भी ऐसा नेचुरल फोर्स, जैसे कि अर्थक्वेक, जिससे अर्थक्वेक हो, फ्लड हो, साइक्लोन हो, लाइटनिंग हो, वॉल्केनिक इरप्शन हो, कुछ भी ऐसा हो जिस पे आप जो है पहले से उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि होगा और उसको रोक भी नहीं सकते हैं. द इवेंट सो अनएक्सपेक्टेड एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी दैट नो ह्यूमन फोरसाइट और प्रूडेंस कैन रीजनेबली एंटिसिपेट इट. तो कोई उसको रीजनेबली एंटिसिपेट, ठीक है थोड़ा बहुत पता चलेगा कि ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, यहाँ पे अर्थक्वेक होती है, बट उससे कितना नुकसान होगा, कितना ज़्यादा होगा, वो रीजनेबली हम लोग एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग और अनएक्सपेक्टेड थिंग. एन ऑकरेंस विच मेक्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्यूटी इम्पॉसिबल डिस्पाइट रीजनेबल केयर. कितनी भी आप केयर ले लो, कुछ भी करो, आप उससे जो है उसका जो ऑकरेंस है वो तो होना ही है. आप नुकसान को थोड़ा बचा सकते हो मे बी, अगर अर्थक्वेक प्रोन एरिया है तो आपको पता है वहाँ पे घर कैसे बनाने हैं, बट लेकिन अगर कितना हद तक उसका नुकसान होगा उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ विस मेजर एक्ट ऑफ गॉड. इट मस्ट बी प्योरली ड्यू टू नेचुरल कॉजेज एंड नॉट कनेक्टेड विथ ह्यूमन एजेंसी. किसी ह्यूमन एजेंसी से कनेक्टेड नहीं है. असेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, एक तो नेचुरल कॉज होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट होगा, नो ह्यूमन इंटरवेंशन होगा. बेसिकली आप ये जब ये लिखते हो ना, इसमें से ही आप इसके पॉइंटर्स बना सकते हो कि बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचुरल इवेंट होगा, तो कैन नॉट बी प्रिवेंटेड विथ रीजनेबल केयर. ऐसे सब पॉइंट्स आप बना के इसमें से ही लिख सकते हो कि ह्यूमन इंटरवेंशन से कुछ नहीं होगा, अनअवॉइडेबल डिस्पाइट केयर. तो वो ही पॉइंट्स है जिसको आपको लिखना है. तो एक बार आपने इतना कर लिया अच्छे से, तो आप उसको आंसर को और एलोबरेट कर सकते हो. अब लीडिंग केस लॉस भी है इसमें. निकोलस वर्सेस मार्सलैंड का है. इन दिस केस आर्टिफिशियल लेक्स ओवरफ्लोड ड्यू टू एन अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल. तो जो एक्सपेक्टेड नहीं थी ऐसी रेनफॉल हुई, तो उस वजह से क्या हुआ, जो आर्टिफिशियल लेक बनाए हुए थे वो ओवरफ्लो होने लगे. तो द कोर्ट हेल्ड दैट द रेनफॉल वॉज सो एक्स्ट्रॉर्डनरी दैट इट अमाउंटेड टू एक्ट ऑफ गॉड. तो इस रेनफॉल की वजह से जो है वो ब्रिजेस डिस्ट्रॉय हो गए. तो इसमें कोर्ट ने ये केस दिया कि ये एक्ट ऑफ गॉड था, इसीलिए जो डिफेंडेंट था, मतलब जिसने ये ब्रिजेस बनाई होगी, जिसके ऊपर केस किया था, तो उसका जो कॉम्पेंसेशन है उसको नहीं देना पड़ा, उसको ये डिफेंस मिल गया कि ये तो एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हुआ है. सिमिलरली दूसरा केस भी है, रामलिंगन नादर वर्सेस नारायण रेड्डियन. हियर गुड्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू एन अनएक्सपेक्टेड वायलेंट मॉब अटैक combined with natural causes. The court examined that the event was purely natural. कोर्ट ने बताया कि ये इवेंट प्योरली जो नेचुरल है, अनएक्सपेक्टेड अगर कुछ अटैक हुआ है, वायलेंट जो हुआ है अटैक, जहाँ पे ह्यूमन जो इंटरवेंशन है वो कुछ भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे वो एक्ट ऑफ गॉड है. वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है या फ्लड हुई है या कोई भी है. तो ये सिंपल है क्वेश्चन, हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आगे ये बहुत बड़ा शीट है. 1 मिनट, 1 मिनट है. हेलो हेलो, हाँ बोलिए ना. गुड आफ्टरनून. मैं देख के बताती हूँ, मैं मीटिंग में हूँ, मैं देख के बताती हूँ. सॉरी.
तो हाउ फार इज इट अ वैलिड डिफेंस, तो ये कितने हद तक वैलिड डिफेंस है। एक्ट ऑफ गॉड को हमेशा आप वैलिड डिफेंस बोल के यूज़ करोगे तो कब किस हद तक आप इसे डिफेंस मानोगे, किस हद तक आप इसको कंसिडर करोगे कि हाँ ये जो है इसका प्रिविलेज मिलना चाहिए। तो डिफेंस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड इज़ अ कंप्लीट डिफेंस इन फॉलोइंग सिचुएशंस। तो जहाँ पे इन केसेस ऑफ नेग्लिजेंस है इन केसेस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का केस आता है मतलब हमको रिलायंस वर्सेस फ्लेचर लिखना ही है, चाहे पूछा हो चाहे नहीं पूछा हो, आप लिख लो तो उनको पता चलेगा कि आपने पढ़ाई की है। तो रिलायंस वर्सेस फ्लेचर लिखो। रिलायंस वर्सेस फ्लेचर में भी यही था कि यहाँ पे नेग्लिजेंस की बात नहीं होती है, यहाँ पे ये होता है कि एक्ट ऑफ गॉड अगर कुछ है। तो इस केस में क्या हुआ था, रिलायंस वर्सेस फ्लेचर में हमने कल भी देखा था कि अगर किसी के कोल माइन में रिजर्वायर, उसने आर्टिफिशियल रिजर्वायर बनाया। अभी आर्टिफिशियल रिजर्वायर तो एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, आर्टिफिशियल रिजर्वायर तो आपने खुद बनाया है और फिर उस रिजर्वायर का पानी आ गया, वो फ्लड हुआ होता तो वो एक्ट ऑफ गॉड होता। यहाँ पे आपने खुद ने ह्यूमन इंटरवेंशन करके किसी चीज़ का अननेचुरल यूज़ करके आपने वहाँ पे रिजर्वायर बनाया और उसी रिजर्वायर का पानी किसी की कोल माइन को जाके खराब कर रहा है। तो जब कोल माइन को जाके खराब कर रहा है तो यहाँ पे ये जो नेग्लिजेंस का केस है, एक तो हजार्डस प्रोडक्ट आप रख रहे हो, डेंजरस चीज़ें हैं। अब यहाँ पे पानी डेंजरस कहा जाएगा क्योंकि आप अननेचुरल यूज़ कर रहे हो। आप एक रेसिडेंशियल या एक कमर्शियल एरिया में उसको रिजर्वायर बना रहे हो तो वो वहाँ पे एक डेंजरस प्रोडक्ट है, जबकि आमतौर पे पानी कोई डेंजरस चीज़ नहीं है, बट यहाँ पे वो डेंजरस चीज़ है और उसने आपकी एरिया से एस्केप करके दूसरी जगह पे आया है, वहाँ से पानी निकल के दूसरे एरिया में गया है, दूसरे किसी की प्रेमाइसेस में जाके उसको ख़राब किया है। तीसरा आपका नेग्लिजेंस भी इसमें इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड का केस जो है वो कंसिडर नहीं होगा क्योंकि रिलायंस वर्सेस फ्लेचर में जहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, अगर रिलायंस वर्सेस फ्लेचर के केस में ही अगर ये चीज़ उसके रिजर्वायर का पानी ना होके फ्लड हुई होती या बारिश हुई होती, साथ में ही बारिश भी हुई होती, तब उसको डिफेंस मिल जाता कि एक्ट ऑफ गॉड का है ये और मेरा रिजर्वायर का पानी तो चलो आया है, बट बिकॉज इतना फ्लड हुआ, बिकॉज इतनी रेनफॉल हुई, इसीलिए ये एक्ट ऑफ गॉड के अंडर आएगा और उसको डिफेंस मिल जाता। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के केसेस में जो एक्सेप्शंस अवेलेबल है उसमें एक्ट ऑफ गॉड का केस अवेलेबल है, एक्ट ऑफ गॉड का जो एक्सेप्शन है वो अवेलेबल है। लेकिन यही एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है, अगर मतलब एब्सोल्यूटली लाइबिलिटी है, आपको कुछ भी एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, एक्ट ऑफ गॉड का भी एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। तो जब हम एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का केस बोलते हैं इसका मतलब MC मेहता वर्सेस यूनियन जो भोपाल गैस ट्रेजेडी का केस है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर आपके हजार्डियस प्रोडक्ट का आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो और हजार्डियस प्रोडक्ट्स की वजह से किसी को भी नुकसान हुआ है, चाहे वो आपके पास काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आपको उसका कॉम्पेंसेशन देना है, उसके लिए कोई भी एक्सेप्शंस अवेलेबल नहीं है। फिर आगे है यहाँ पे ये है कि डिफेंस कब अवेलेबल नहीं होगा। अगर हम रिलायंस वर्सेस फ्लेचर की बात करें तो जब डिफेंडेंट खुद नेग्लिजेंट होगा, उसकी लापरवाही की वजह से काम होगा। एक्ट ऑफ गॉड की वजह से होगा तो डिफेंडेंट मिल जाएगा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में। इफ द नेचुरल इवेंट्स वॉज फोर्सिएबल, उसे पता था कि इस एरिया में फ्लड आने की संभावना है। अगर इस केस में हम देखें कि सीजनल फ्लड्स, उनको पता है हर साल फ्लड आता ही है, तो आप फोर्सिएबल है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो इस चीज़ को, तो भी आपको ये जो है डिफेंस नहीं मिलेगा। आप मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकोगे ये बोल के कि ये तो सीजनेबल फ्लड्स, ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, तो ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, दैट इज़ फोर्सिएबल, आपको पता है। इफ़ रीजनेबल प्रिकॉशंस वर नॉट टेकन, अगर रीजनेबल प्रिकॉशंस नहीं लिए गए तो भी आपको कोई डिफेंस, कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन एक्ट ऑफ गॉड और इनएविटेबल एक्सीडेंट में डिफरेंस बताया है। एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है, जो सिर्फ नेचुरल फोर्सेस जो सच में भी गॉड ही कर सकते हैं। इनएविटेबल एक्सीडेंट क्या होते हैं, ऐसे एक्सीडेंट्स जिसको आप रोक नहीं सकते हो, बट वो ह्यूमन के वजह से हुआ है, कोई इंसान एक्सीडेंट आके कर रहा है, ना कि ये फ्लड और रेनफॉल और अर्थक्वेक से हुआ है। तो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे ह्यूमन का कोई इन्वॉल्व नहीं होता है, यहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है तो ही इनएविटेबल एक्सीडेंट होता है। इसमें एग्जाम्पल है अर्थक्वेक और इसका एग्जाम्पल है सडन ब्रेक फेल्योर
डिस्पाइट प्रॉपर मेंटेनेंस, आपने अच्छे से मेंटेन किया है गाड़ी को, फिर भी आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, तो ये इनएविटेबल एक्सीडेंट है जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। हाँ, बट इसमें ह्यूमन इन्वॉल्व है, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है। तो ये दोनों का डिफरेंसेस अगर आया तो हम लिख सकते हैं। नाउ कंक्लूजन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वही लिखा है। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या है, तो ये भी हमने कल किया था और बहुत बार किया है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लग रहा है। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉट अफेक्टिंग पर्सनल लिबर्टी, किसकी पर्सनल लिबर्टी पे अफेक्ट हो रहा है, मतलब उसकी मर्जी के बिना उसको कहीं कन्फाइन किया जा रहा है, रिस्ट्रेन किया जा रहा है, कहीं इम्प्रिजन किया जा रहा है, कहीं कैद करके रखा जा रहा है, तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है, इलीगली है, नॉट लॉफुली है। इट रेफर्स टू अनलॉफुल रिस्ट्रेन ऑफ अ पर्सन्स फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। आपके पास कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है, आपने किसी बंदे को अनलॉफुल तरीके से रिस्ट्रेन करके रखा है, उसकी आज़ादी उससे छीन ली है। ज़रूरी नहीं है कि हाथ पैर बांध के रखेंगे तो ही इम्प्रिजनमेंट है, जेल में डालोगे तो ही इम्प्रिजनमेंट है। आपने किसी आइसोलेटेड कन्फाइंड जगह पे उसको रखा हुआ है, उसको रिस्ट्रेन किया हुआ है अनलॉफुल तरीके से, आपके पास कोई वारंट नहीं है, भले ही आप पुलिस वाले क्यों ना हो, तो वो सारी चीज़ें फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में आ जाएंगी। यहाँ पे ये क्यों बनाया गया है, ताकि लॉ प्रिवेंट करे कि किसी की आज़ादी को नहीं छीना जाए। अब टॉट है क्या, जहाँ पे कोई भी राइट वायलेट होता है वो टॉट है, तो यहाँ पे ये राइट है लोगों का, हर इंसान का राइट है टू मूव फ्रीली, आपको कोई कैद नहीं कर सकता है, ये आपका फंडामेंटल राइट, फंडामेंटली ये आपका राइट है। तो ये जो आपका राइट है, जहाँ पे ये आपका राइट वायलेट होता है तो मतलब लीगल इंजरी आती है, जहाँ लीगल इंजरी आती है वो टॉट है, मतलब फॉल्स इम्प्रिजनमेंट एक टॉट है जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो लॉ प्रोटेक्ट्स एन इंडिविजुअल राइट टू मूव फ्रीली, एनी अनलॉफुल इंटरफियरेंस विद द दिस राइट्स अमाउंट्स टू फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। अगर कोई भी अनलॉफुल तरीके से इस राइट के साथ इंटरफियर किया जाता है, जो राइट है किसी इंसान का कि वो ही कैन मूव फ्रीली, उसका फ्रीडम है, ये वो कहीं भी जा सकता है, तो अगर आपने उसके इस राइट को वॉयलेट किया तो वहाँ पर बात आती है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की। अब फॉल्स इम्प्रिजनमेंट मीन्स टोटल रिस्ट्रेन ऑफ अ पर्सन्स लिबर्टी विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज, कोई लॉफुल रीज़न के बिना आप इस किसी पर्सन की लिबर्टी को रिस्ट्रेन करते हो, कैद करके रखते हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी द पर्सन बी कन्फाइंड इन जेल, ज़रूरी नहीं है कि उसको जेल में ही डाला है या उसको प्रिजन में डाला है, उसके हाथ पैर बांधे हैं, ज़रूरी नहीं है। इवन लॉकिंग समवन इन अ रूम और प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम लीविंग अ प्लेस विदाउट लीगल अथॉरिटी, वो भी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है। इन सिंपल वर्ड, इफ अ पर्सन इज कम्प्लीटली डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज फ्रीडम, उसका फ्रीडम उससे छीना गया है विदाउट कोई लीगल जस्टिफिकेशन, विदाउट कोई स्टैट्यूटरी ऑर्डर्स, तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का टॉट कमिट हुआ है। असेंशियल एलिमेंट्स क्या है, एक तो टोटल रिस्ट्रेन है, मतलब पूरी तरह से आप उसकी रेस्ट्रिक्शन डाल दोगे, उसको कहीं जाने नहीं दे रहे हो। अनलॉफुल डिटेंशन, उसको डिटेन करके रखा है, कहीं नहीं जाने दे रहे हैं उसको, भले ही वो पुलिस ने अनलॉफुल तरीके से उसको डिटेन किया है, पुलिस के पास कोई वारंट नहीं है, फिर भी उसे डिटेन करके रखा है, उसके कंसेंट के बिना उसको कन्फाइन करके रखा है, एक जगह पे बिठा के रखा है। तो ये सब फॉल्स इम्प्रिजनमेंट जो है क्यों हो सकता है, एक तो फिज़िकली आप कर सकते हो, मतलब फिज़िकली पकड़ के किसी को डाल दिया किसी रूम में बंद कर दिया, तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हो गया। किसी को डरा के, थ्रेट ऑफ फोर्स कि नहीं तो मैं मारूंगा, नहीं तो अंदर जाओ, तो भले ही आपने उसको मारा नहीं, बस सिर्फ डराया, असॉल्ट से उसको इम्प्रिजनमेंट किया, तो यहाँ पे थ्रेट ऑफ फोर्स, उसका दरवाज़ा बाहर से लॉक करके चले गए, तो वो भी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है। फिर असर्शन ऑफ लीगल अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी बन के आपने उसको इम्प्रिजनमेंट में डाला, लेकिन आपके पास कोई पावर नहीं है उसको जेल में डालने की। या फिर ब्लॉकिंग एग्जिस्ट, अगर किसी को ब्लॉकिंग किया है किसी एरिया में, ऐसी जगह पे रख रहा है जहाँ पे वो बाहर नहीं निकल सकता है। एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट इज़ नॉट नेसेसरीली, जरूर नहीं है आपने अपने हाथ से ही लेके उसको बंद किया हो, आपने किसी और से करवाया हो, आपने उसको डरा के धमका के बोला है कि इस घर से बाहर मत निकलना नहीं तो मैं किसी को मार दूंगा, या कोई और तरीके से आपने ब्लैकमेल किया हो, तो भले ही फिजिकल फोर्स हो या ना हो, जहाँ पे प्रूव होता है कि आपने अनलॉफुल तरीके से किसी को एक जगह पे बिठा के रखा है जहाँ उसका फ्रीडम डिप्राइव हो रहा है, तो उसको बोलते हैं फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फिर अगेन ये इंपॉर्टेंट केस लॉस है, ये देख लेना आप।
क्योंकि डिफेंसेस क्या है इसमें, एक तो लॉफुल अथॉरिटी, मतलब अगर आप लॉफुल अथॉरिटी हो, आपके पास पावर है, आपके पास वारंट है उसको अरेस्ट करने का, तो आपके पास ये डिफेंस है। आप बोल सकते हो मेरे पास वारंट है, आपके अगेंस्ट कोई केस नहीं होगा। कंसेंट टू प्लेंटिफ, आपने प्लेंटिफ से कंसेंट लिया, प्लेंटिफ ने आपको बोला है कि मुझे उस एरिया में, उस बंगलो में लेके चलो और वहाँ पे मुझे छोड़ के चले जाओ, या फिर मुझे यहाँ रहना है, तो उसका कंसेंट, उसने खुद ही आपको बोला है कि मुझे यहाँ पे बंद करो। अगर प्लेंटिफ की खुद की कंसेंट से हुआ है और ये बात आप साबित कर सकते हो, तो आपको डिफेंस मिलेगा। नेसेसिटी है, अगर रीस्ट्रेन टू प्रिवेंट हार्म, ऐसी सिचुएशन है कि वॉर चल रहे हैं या कहीं आपको पता है कि उस पर्सन के साथ गलत हो सकता है, उस पर्सन का मर्डर हो सकता है, ऐसी सिचुएशन में अगर आप अथॉरिटी हो और आपने उसको कहीं सेफ जगह पे लाके रखा है और आप इसका वैलिड एविडेंस दे सकते हो कि मैंने उसको बचाने के लिए उसको कन्फाइंड एरिया में रखा था, तो आपको डिफेंस मिल जाएगा। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का केस आप पे नहीं होगा। सेल्फ डिफेंस के लिए, अगर आप किसी को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए या किसी और को प्रोटेक्ट, उसके सेल्फ डिफेंस के लिए आपने उसको कहीं रखा है, तो ऐसी चीज़ें भी आपको डिफेंस देती है। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का केस आप पे नहीं होगा। रेमेडीज़ क्या होगी, अगर प्रूव हो गया कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हुआ है, तो जो विक्टिम है उसको क्या होगा, एक तो उसको डैमेजेस मिलेंगे, मतलब क्या, कॉम्पेंसेशन मिलेगा, जो भी उसका लॉस हुआ है लिबर्टी का, जो भी उसकी मेंटल सफरिंग का लॉस हुआ है, जो भी उसको नुकसान हुआ है, वो कॉम्पेंसेट होगा। और यहाँ पे कॉम्पेंसेट जो होगा वो नॉमिनल डैमेजेस हो सकता है, इवन इफ नो एक्चुअल लॉस इज प्रूव्ड, भले ही उसको कुछ नुकसान नहीं हुआ है, एक्चुअली में वो मेंटली भी साउंड है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ना ही उसको कहीं जाना था, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो भी उसको नॉमिनल डैमेजेस मिलेंगे, नॉमिनल कॉम्पेंसेशन मिलेगा। एग्जेम्पलरी डैमेजेस मतलब कुछ बड़ा डैमेजेस मिलता है, जहाँ पे अच्छा अमाउंट मिलेगा एज अ कॉम्पेंसेशन। ये कब होगा, जब आपका जो डिटेंशन था वो मैलिशियस था, मतलब मैलाफाइड था, गलत तरीके से डिटेन और गलत इंटेंशन से डिटेन किया गया था, तो यहाँ पे आपको एग्जेम्पलरी डैमेजेस मिलेगा। हैबेस कॉर्पस होगा, हैबेस कॉर्पस मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल जो गवर्नमेंट ने दी है, जो कोर्ट ने दिया है कि उसको अच्छे से रिलीज़ कर लो, गवर्नमेंट सिर्फ ये बोलेगी कि आप उसको रिलीज़ कर लो और इसके अगेंस्ट जो है कोई कॉम्पेंसेशन नहीं होगा। यहाँ पे कब होगा, जब पुलिस ने किया होगा आपको फॉल्स तरीके से इम्प्रिजनमेंट, तो यहाँ पे आपको कोई हो सकता है कॉम्पेंसेशन ना मिले, सिर्फ हैबेस कॉर्पस का जो रेमेडी मिले कि आपको रिहा कर दिया जाएगा। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट, आर्टिकल 21, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 जो है वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट को वॉयलेट करता है। ये क्यों करता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि हर किसी की गारंटी है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो सबको अपनी लाइफ का जीने का हक है और सबको अपनी पर्सनल लिबर्टी है, और इसको अगर कोई वॉयलेट करेगा तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट होगा अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यही बताता है कि सबके पास अपनी लाइफ जीने का हक है और पर्सनल लिबर्टी का हक है। नाउ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट वर्सेस मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या होगा, जो मैलाफाइड तरीके से, गलत तरीके से किसी को प्रोसिक्यूट करना, तो यहाँ पे तो ये अनलॉफुल डिटेंशन होता ही है। यहाँ पे क्या होगा, रॉन्गफुल लीगल प्रोसीडिंग्स, मतलब क्या, अगर कोर्ट ने बोल दिया, मतलब कोर्ट में अभी फॉर एग्जांपल प्रोसीडिंग्स चालू है, वहाँ पे केस चालू है, ट्रायल चालू है, और उसके बीच जब तक वो अक्यूज्ड है उसको जेल में डाल दिया गया है, तो यहाँ पे ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन होगा। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्यों होगा, क्योंकि बाद में पता चलेगा कि वो बंदा जो है वो एक्चुअली गुनहगार नहीं था, ही वॉज नॉट एक्चुअली जो उसने गलत नहीं किया था, मतलब उसको हैबेस कॉर्पस मिलेगा। हैबेस कॉर्पस मिलेगा मतलब उसको बोलते हैं ना, वो बाइज्जत बरी किया जाएगा, मतलब उसको रिहा किया जाएगा स्टेटिंग कि उसकी गलती नहीं थी। तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के केसेस में जो रेमेडी मिलती है वो हैबेस कॉर्पस मिलती है, क्योंकि स्टैट्यूटरी पावर ने ही आपका इम्प्रिजनमेंट किया है, किसी आम इंसान ने, किसी और ने गलत तरीके से आपको कन्फाइन करके नहीं रखा है सिर्फ आपकी आज़ादी छीनने के लिए। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कब होगा, जब लीगल प्रोसीडिंग के दौरान पता नहीं चला है कि आप गलत हो या आप सही हो, या फिर वो बंदा फॉर एग्जांपल अपील में गया है, तो तब तक तो उसको जेल में जाना ही पड़ेगा,
तो ऐसे केसेस को बोलते हैं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, जहाँ पे गलत तरीके से किसी का प्रोसिक्यूशन हुआ है। गलत तरीके से ये नहीं बोल सकते इसको वर्ड, कि गलत रीजंस की वजह से उसका प्रोसिक्यूशन हुआ है। यहाँ पे नो नीड टू प्रूव मैलिस। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में मैलिस प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि गलत रीज़न की वजह से प्रोसिक्यूशन हुआ है, इसको हैबेस कॉर्पस दे दो। हमने देखा था हैबेस कॉर्पस एक रिट है, जो हमने रिट किए थे। अभी लीगल लैंग्वेज में आएंगे तब हम उसमें ज़्यादा डिटेल में जाते हैं, बट हैबेस कॉर्पस एक रिट है जहाँ पे कोई भी बंदा किसी की रिहाई के लिए बोल सकता है कि इसको मैलिशियस तरीके से, गलत तरीके से जेल में डाला गया है। तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट से अलग है। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट प्योरली एक टॉर्ट है, और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन जो है उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास पावर है वो रिट इशू करने का, कि वो हैबेस कॉर्पस का रिट इशू करता है। मतलब किसी को रिहा करने के लिए बोलता है कि इसको गलत तरीके से या गलत आदमी समझ के प्रोसिक्यूट किया गया है, तो वहाँ पे वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस होता है। तो फोकस ऑन रिस्ट्रेन, यहाँ पे रिस्ट्रेन पे फोकस है, मतलब किसी को कन्फाइंड एरिया में किसी को कैद करके नहीं रखे, इसीलिए फॉल्स इम्प्रिजनमेंट जो है वो टॉर्ट कहा जाता है। यहाँ पे फोकस ये है कि लीगल प्रोसेस का मिसयूज़ ना हो। जो लीगल प्रोसेस है, जो लीगल पावर है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई जो गुनहगार नहीं है उसको भी आपने फॉर द टाइमिंग जेल में डाल दिया है कि जब तक प्रोसीडिंग चल रही है, या फिर प्रूव नहीं हुआ है अब तब भी आपने उस बंदे को जो है सेंटेंस दे दिया है, या फिर सेंटेंस देने के बाद भी अगर वो अपील में गया है और फिर अपील चल रही है, या फिर प्रूव हो गया है कि वो बंदा गलत है, वो बंदा गलत नहीं है, फिर भी उसे जेल में से नहीं निकाला है, तो यहाँ पे हैबेस कॉर्पस का जो है वो अवेलेबल है। रेमेडीज कॉम्पेंसेशन होगी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट ये सब के केसेस में, और हैबेस कॉर्पस की रेमेडी अवेलेबल होगी मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के केसेस में। अब कंक्लूजन वही दिया हुआ है, हम लोग उस पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। टॉर्ट एंड क्राइम में क्या फ़र्क है? अ टॉर्ट एंड क्राइम आर बोथ सिविल रॉन्ग्स रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। तो लॉ रिकॉग्नाइज करता है कि ये दोनों चीज़ें रॉन्ग तो है ही। टॉर्ट तो सिविल रॉन्ग ही है, क्राइम जो है वो भी सिविल रॉन्ग ही है, मतलब सिविल तरीके से रॉन्ग तो है ही। ये है कि वो ज़्यादा सीरियस है, वो ज़्यादा डेंजरस है, बट है तो दोनों सिविल रॉन्ग ही। तो दोनों का नेचर अलग है, पर्पस अलग है, प्रोसीजर अलग है, और दोनों की रेमेडीज अलग है। इसीलिए टॉर्ट के लिए तो अलग ही लॉ है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। अ टॉर्ट इज़ अ प्राइमरीली अ रॉन्ग अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट रॉन्ग है तो वो टॉर्ट में होगा। जबकि अगर सोसाइटी को इफेक्ट पड़ता है, कोई मर्डर है, कोई रेप है, ऐसी कोई चीज़ें हैं, तो वो क्राइम में आ जाता है। तो यहाँ पे इज़ अ क्राइम जो है वो सोसाइटी के लिए भी एक गलत चीज़ है, पूरी सोसाइटी के लिए गलत चीज़ है। तो क्राइम अलग है, और टॉर्ट है जो वो इंडिविजुअल के अगेंस्ट कुछ रॉन्ग है तो वो टॉर्ट है। मतलब इंडिविजुअल के जो लीगल राइट्स हैं वो जो वायलेट होते हैं तब वो टॉर्ट होता है। अदरवाइज अगर वो सीरियस मैटर है तो वो क्राइम होता है। हाँ, अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट में रॉन्ग है, तो वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा, वो अलग चीज़ है। फिर एक और चीज़ है जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है, मतलब इस सिलेबस में हमारे इंक्लूडेड है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ये होता है जब कोई ट्रस्टी किसी, नॉर्मली जो ट्रस्ट होती है, जो NGOs होती है, जो एसोसिएशंस होती है ट्रस्ट की, तो वो ट्रस्टी अगर उस ट्रस्ट को ब्रीच करता है, मतलब कोई ऐसा काम करता है जो ट्रस्ट के प्रोविजंस में नहीं दिया गया है, तो वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अलग चीज़ है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग चीज़ है, क्राइम अलग चीज़ है, और टॉर्ट अलग चीज़ है। भले ही ये सब है गलत ही, ये सब है सेम ही, बट अलग इसीलिए है क्योंकि लॉ ने उसके लिए अलग अलग प्रोविजंस, अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग रूल्स, अलग अलग पेनल्टीज और अलग अलग रेमेडीज दी गई है। अंडरस्टैंडिंग दिस डिस्टिंक्शन इज इम्पॉर्टेंट इन लीगल स्टडीज। ये डिस्टिंक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल है फर्स्ट ईयर के लिए, वही लिखा हुआ है इसमें। मीनिंग ऑफ टॉर्ट, अ वर्ड टॉर्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म टॉर्टम। ये हमने बहुत बार किया, मैं फिर से नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नेग्लिजेंस हमने देखा, न्यूसेंस, किसी को न्यूसेंस, किसी का ट्रेसपासिंग, वो भी न्यूसेंस है। डिफेमेशन, लिबेल या स्लॉन्डर, असॉल्ट, बैटरी, ये सब टॉर्ट्स हैं। मीनिंग ऑफ क्राइम, क्राइम क्या क्या होगा? मर्डर, थेफ्ट, रॉबरी, रेप, ये सारी चीज़ें जो है वो क्रिमिनल चीज़ें कहलाएगी।
क्योंकि ये अगेंस्ट स्टेट है, अगेंस्ट एक सोसाइटी एट होल है। भले ही मर्डर किसी एक बंदे का हुआ है, बट ये अगेंस्ट द सोसाइटी एज होल है। तो इट इज पनिशेबल अंडर क्रिमिनल लॉ एंड द प्रोसीडिंग्स आर जनरली इनिशिएटेड बाय द स्टेट कोर्ट। नाउ टॉर्ट एंड क्राइम में डिस्टिंक्शन ये हम सबको पता है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट नाम होता है, यहाँ पे स्टेट वर्सेस अक्यूज होता है, यहाँ पे कॉम्पेंसेशन आपको मिलता है एज अ रेमेडी, यहाँ पे पनिशमेंट प्लस कॉम्पेंसेशन प्लस जेल जो भी होगा वो, और यहाँ पे अगेंस्ट इंडिविजुअल होगा, यहाँ पे एज अ सोसाइटी और एट स्टेट, मतलब ये स्टेट का क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे ये प्राइवेट रॉन्ग है और पब्लिक रॉन्ग है। रेमेडीज ये वही है कि यहाँ पे डैमेजेस होगा, यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट, फाइन या दोनों, और फिर यहाँ पे बर्डन बर्डन ऑफ प्रूफ, प्रोपोर्डेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। तो जो प्रोबेबिलिटीज है, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा कि वो दिखेगा कि किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ पे ये रीजनेबल डाउट की बात ही नहीं है। यहाँ पे अगर वो आप प्रूव कर सकते हो क्राइम तो ही वो क्राइम है। इंटेंशन ज़रूरी नहीं है आप इंटेंशनली कर रहे हो टॉर्ट, यहाँ पे क्राइम जो होगा वो इंटेंशनली ही होगा। और कॉम्प्रोमाइज़ इसमें सेटल हो सकता है, यहाँ पे वो सेटल नहीं हो सकता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंसेस क्या है, ये एक एक चीज़ को डिफरेंसेस को एक्सप्लेन किए गए हैं, तो वो आप देख लो। मतलब इतना कुछ ये नहीं है, वो अपना भी लिख सकते हैं हम लोग। बेटर है कि हम आगे बढ़े और देखें। अगेन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, अंडर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पर्सन इज लाइबल इवन विदाउट फॉल्ट और नेग्लिजेंस। आपका फॉल्ट हो या नहीं हो वो नहीं देखा जाएगा। रिलायंस वर्सेस फ्लेचर के केस में अगर पानी उसके एरिया से जाके, रिजर्वायर से जाके किसी और की कोल माइन को ख़राब कर रहा है तो आपका फॉल्ट है या नहीं है, आप पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बनती है। इसके वर्ड से ही पता चलता है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी बहुत स्ट्रिक्ट है, आपको माननी ही पड़ेगी। कुछ एक्सेप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि एक्ट ऑफ गॉड या किसी थर्ड पार्टी ने किया हो, तो ऐसी सब चीज़ें जो है वो इसमें एक्सेप्शंस हैं। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज़ भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला केस। तो ये भी हमको याद रखना है कि ये बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूटली लाइबिलिटी है, स्ट्रिक्ट से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो मोर स्ट्रिंजेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, जहाँ पे कोई डिफेंस अवेलेबल नहीं है, आपको कोई एक्सेप्शन भी अवेलेबल नहीं है। तो आपको अगर ऐसा हुआ है आपकी वजह से, आप डेंजरस प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, उसकी वजह से जिन भी लोगों को नुकसान पहुंचा है वहाँ पे आपको कॉम्पेंसेशन देना ही होगा। ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्या है कि टॉर्ट्स जो है वो 3 ग्रुप में डिवाइड हो सकते हैं। कि टॉर्ट अगेंस्ट पर्सन, किसी पर्सन के अगेंस्ट टॉर्ट मतलब असॉल्ट करना या बैटरी करना। असॉल्ट मतलब डराना धमकाना और बैटरी मतलब फिजिकली हार्म पहुंचाना। टॉर्ट अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो ट्रेसपासिंग हो सकती है या न्यूसेंस हो सकता है। न्यूसेंस करना, एरिया में आवाज़ बढ़ाना, या फिर न्यूसेंस मतलब किसी की कार में गुड्स के अगेंस्ट। प्रॉपर्टी कैन बी मूवेबल, प्रॉपर्टी कैन बी इनमूवेबल। तो दोनों ही प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट अगर आपने कुछ भी टॉर्ट किया है, नुकसान पहुंचाया है, तो वो टॉर्ट्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आएगा। टॉर्ट्स अगेंस्ट रेपुटेशन मतलब किसी के फेम को डिफेम किया, लिबेल या स्लॉन्डर के जरिए। लिबेल मतलब राइटिंग में किसी को रेपुटेशन को ख़राब किया, स्लॉन्डर मतलब बोल के वर्बली आपने किसी के रेपुटेशन को ख़राब किया। कंक्लूजन वही सेम है। नाउ टॉर्ट एंड क्राइम फिर से वही आया है, ये हमने अभी जस्ट किया, 2 बार शायद प्रिंट हुआ है। अब एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी क्या है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी क्या है? एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी का सबसे पहला डेफिनेशन है 2 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 8, मतलब 1 के सबसेक्शन में सबसे पहला डेफिनेशन है। क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी को इतना महत्व क्यों दिया गया है? क्योंकि कोई तो होना चाहिए जो बताएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम मैगी का केस ले लेते हैं, तो मैगी में अगर कितना लीड है, उसमें लीड का कंटेंट कितना है, उसको चेक करने के लिए वो लोग अपने हिसाब से किसी लेबोरेटरी में चेक नहीं करेंगे। यहाँ पे कहाँ पे चेक होगा? एक एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी में चेक होगा। और एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी क्या होती है? जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ऐसी लेबोरेटरीज होती है जहाँ पे सब लोग रिलाई कर सकते हैं कि उसका जो रिजल्ट होगा वो सही होगा। तो एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी जो है वो डिफाइंड होती है 2 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन A ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। यहाँ पे सबसे पहली बात तो एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, एक लेबोरेटरी होगी या एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि
सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेगी, क्या करने के लिए? फॉर कैरिंग आउट एनालिसिस और टेस्ट ऑफ एनी गुड्स with a view to determine whether such goods suffer from any defect. क्या उसमें कोई डिफेक्ट है? जैसे FSSI है एजेंसीज, फिर प्लांट एंड एनिमल क्वारंटाइन एजेंसीज है जो गवर्नमेंट में, PGS हैं जो अलग अलग एजेंसीज हैं। तो ये एजेंसीज क्या करती हैं? ये लेबोरेटरीज हैं जो कि गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज की है और यहाँ पे आप टेस्टिंग के लिए भेज सकते हो कि इस प्रोडक्ट में क्या है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बोल रहा है कि ये पानी में इतना प्योरिटी है, या इस नमक में इतना आयोडीन है, या इस जो भी कोई भी प्रोडक्ट है उसमें वेज कंपोनेंट इतना है, नॉन वेज कंपोनेंट इतना है, उसमें प्रोटीन इतना है, तो उसको चेक कौन करेगा? उसको कोई तो चेक करेगा। उसने बोल दिया और किसी ने माना, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे किसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए कि उस गुड्स में, ये सिर्फ गुड्स के रिलेटेड ही होती है, ऑब्वियसली सर्विसेज का कोई लेबोरेटरी नहीं है, तो के उस जो गुड्स है उसमें कोई भी सफ़र कर रहा है कि वो उसमें कोई डिफेक्ट है या नहीं, वो चेक करने के लिए जो लेबोरेटरी होगी उसे अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी बोलते हैं, जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेगी। दिस इज़ एन अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी is an authorized scientific institution empowered to examine goods and give expert report regarding defects. तो कुछ भी उसमें डिफेक्ट होगा तो वो एक्सपर्ट रिपोर्ट देंगी। अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, व्हेन अ कंप्लेंट alleges that goods suffer from defect which cannot be determined without proper analysis or testing, जो अगर कोई कंप्लेन है किसी गुड्स के अगेंस्ट और गवर्नमेंट को लगता है कि वो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए प्रॉपर एनालिसिस और प्रॉपर टेस्टिंग होगी तो ही पता चलेगा कि उसमें कितना डिफेक्ट है। दवाइयों का केस है, कोई खाने की चीज़ है, कोई और ऐसा प्रोडक्ट है जिसको टेस्टिंग और एनालिसिस के बाद ही पता चलेगा कि उसमें कंटेंट, केमिकल कंपोजिशन या जो भी आप कुछ बोलो वो कितना है। तो कंज्यूमर फोरम में रेफर द सैंपल, वो क्या करेंगे? उसका सैंपल जो है वो अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी को भेजेंगे। तो ये सिर्फ खाने की चीज़ों के लिए नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई कांच भी है, अगर उनको देखना है कि ये कांच टफन है कि नहीं, उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं, तो कोई भी चीज़ को अगर चेक करना है, उसकी एनालिसिस प्रॉपर करनी है, उसकी टेस्टिंग करनी है, तो अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी में जाता है। उसके बाद ही कंज्यूमर फोरम उसका डिसीजन ले सकती है कि हाँ जो कंप्लेन आई है वो सही है या नहीं है। कंज्यूमर फोरम में रेफर द सैंपल ऑफ गुड्स टू एन अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग। द मेन पर्पस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एन अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी इज, क्यों अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी को रिकॉग्नाइज क्यों किया गया है? कोई भी बंदा उठ के लेबोरेटरी खोलेगा और उसको वहाँ पे टेस्टिंग करा के उसको मान्यता नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो ऑथोराइज नहीं है, वहाँ पे चीटिंग हो सकती है, और उनके पास टेक्निकल और साइंटिफिक जो एग्जामिनेशन है डिस्प्यूटेड गुड्स का, वो जो होता है वो अप्रोप्रिएट लेबोरेटरीज में ही होता है जो रिकॉग्नाइज है एज पर गवर्नमेंट। तो ये क्यों बनाई गई है रिकॉग्नाइजेशन अप्रोप्रिएट लेबोरेटरीज का, कि साइंटिफिक एंड टेक्निकल एग्जामिनेशन हो जो भी डिस्प्यूटेड गुड्स हैं उनका, और टू प्रोवाइड रिलायबल एक्सपर्ट एडवाइस। अब यहाँ पे जो लोग होंगे वो एक्सपर्ट होंगे उस चीज़ के लिए, जैसे कि ब्लड टेस्ट की लेबोरेटरी होती है या पैथोलॉजीज होती है, तो वहाँ पे लोग उस हिसाब से पढ़े हुए हैं कि कोई भी जाके वहाँ पे लेबोरेटरी या पैथोलॉजी नहीं चला सकता है। तो ये रिलायबल एक्सपर्ट एविडेंसेस होंगे जो कंज्यूमर फोरम में काम आएंगे उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट, या उस प्रोडक्ट के साइड में भी अगर उसमें ये प्रूव हो गया कि उसमें इतना लेड का कंटेंट नहीं है तो वो एज अ एविडेंस यूज़ होगा। तो एविडेंस जो अगर आपको चाहिए कंज्यूमर फोरम में, कंज्यूमर ग्रीवेंसेस एजेंसीज में आप रिड्रेसल के लिए जा रहे हो, तो आपको जो एविडेंस लगेंगे वो किसी भी लेबोरेटरी के नहीं होंगे, वो अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी के होनी चाहिए। अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी मतलब जो रिकॉग्नाइज्ड है। तो रोल ऑफ अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी क्या है? द कंज्यूमर फोरम मे ऑब्टेन अ सैंपल ऑफ गुड्स फ्रॉम कंप्लेनेंट। पहले तो कंज्यूमर फोरम जो होगा वो कंप्लेनेंट से सैंपल ले लेगा, फिर सैंपल को सील करेगा और उसको अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी को भेजेगा, फिर अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी उसके टेस्ट्स, एनालिसिस जो भी उनको टेस्ट करना है वो करेंगे। उसके बाद वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे कंज्यूमर फोरम को, लेकिन विद इन सम टाइम। ऐसे नहीं कि 5 साल लगा दिए, 10 साल लगा दिए। उनको बोला है कि 2 दिन में, 5 दिन में, 1 महीने में, जो भी उनको टाइम लिमिट दिया गया है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द टेस्ट, कि आप इतने टाइम में रिपोर्ट सबमिट करो। तो ये जो अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी होगी वो रिपोर्ट सबमिट करेगी कंज्यूमर फोरम को, और फिर लेबोरेटरी रिपोर्ट जो है उसके हिसाब से
कंज्यूमर फोरम डिसाइड करेगा कि गुड्स डिफेक्टिव है या नहीं है, और अगर है तो कितने डिफेक्टिव है, तो कितना कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। तो अल्टीमेटली जब कोई कंप्लेंट किसी गुड्स के अगेंस्ट जाता है और जहाँ पे कंज्यूमर फोरम को लगता है कि टेस्ट होना इम्पॉर्टेंट है, टेस्ट के बिना हम नहीं प्रूव कर सकते हैं कि इसमें कितना कंटेंट है या जो ये फॉल्ट है वो डिफेक्ट है वो सही में है या नहीं है, तो कंज्यूमर फोरम जो रिपोर्ट मांगता है अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी से, वो रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है डिसाइड करने में कि केस कौन जीता और कौन हारा, कितना कंपेंसेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। इम्पॉर्टेंस क्या है अप्रोप्रिएट, ये वही है कि फेयर एडजुडिकेशन होगा टेक्निकल डिस्प्यूट्स का। जहाँ पे टेक्निकलिटी की बात है तो वहाँ पे लेबोरेटरी का ही रिपोर्ट मान्य होगा और उसको ही पता चलेगा एक्चुअल कंटेंट क्या है। इसमें कंज्यूमर राइट्स भी प्रोटेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रोडक्ट की खराबी है, कुछ उसमें है नुकसान होने की चीज़ें हैं, तो कंज्यूमर के राइट्स जो है वो भी प्रोटेक्ट होते हैं। अवॉइडेंस ऑफ आर्बिटरी डिसीशंस, तो आर्बिटरी डिसीशंस ना हो, मतलब आउट ऑफ द कोर्ट अपने आप से डिसाइड ना करें लोग, तो इस वजह से अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी का होना इम्पॉर्टेंट है। इसी वजह से क्रेडिबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस जो है कंज्यूमर रिड्रेसल सिस्टम का, वो स्ट्रेंथ होता है और ज़्यादा पावरफुल बनता है। कंक्लूजन ये है कि सेक्शन 2(1)(a) याद रखना आप, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी मतलब वो लेबोरेटरी जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है ताकि डिसाइड हो सके, टेस्टिंग हो सके और गुड्स के अंदर जो भी डिफेक्ट है वो पता चल सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंज्यूमर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में, सेटल करने में, क्योंकि इसमें एक्सपर्ट साइंटिफिक एविडेंस मिल जाता है कंज्यूमर फोरम को। तो इसके आगे का हम लोग अभी 9 o'clock इवनिंग में करेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am, so much. बाय। Hello, Poonam.